अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसने 40 साल के लंबे पॉलिटिकल करियर में कई सरकारें बनाई और कई सरकारों की तकदीर बिगाड़ी। एक ऐसा नेता जिसके निशाने पर अब यूपीए 2 सरकार है। प्लीज वेलकम एनडीए के कन्वीनर शरद यादव। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जनसत्ता के संपादक ओम थानवी को। ओम थानवी। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो, आज के जज ओम थानवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शरद यादव पर, एक नजर डालेंगे शरद यादव के पॉलिटिकल करियर पर। शरद यादव एनडीए के कन्वीनर हैं। ये शरद यादव का करिश्मा है कि भारत बंद के दौरान सीपीएम और बीजेपी जैसे विरोधी एक मंच पर नजर आए। शरद यादव के चंद्रबाबू नायडू और देवेगौड़ा जैसे नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए आज की राजनीति में शरद यादव सरकार के खिलाफ विरोधी दलों की एकजुटता का केंद्र बन गए हैं। शरद यादव का राजनीतिक जीवन जेपी मूवमेंट से शुरू हुआ। ये केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इस समय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शरद यादव की खासियत है कि ये बेखौफ होकर अपनी बात कहते हैं, इसीलिए इनके बयानों और कारनामों से विवाद खड़े होते हैं। शरद जी, 15 साल बाद आपकी अदालत में आप आए हैं। हाँ, अब 15 या 16 वगैरह उधर दिल्ली में पहले आते थे आपके यहाँ, और साल तो इतना याद नहीं है। उस शो से काफी बड़ा हंगामा शुरू हो गया था ना। वो आपकी जो अदालत है तो नकली, लेकिन असली अदालत में पहुंच गए। असली अदालत में पहुंच गए। और 62 लोगों पे चार्जशीट हो गई। जस्टिस वर्मा बोले कि ये खुलेआम बोल रहा है, और सीबीआई के लोग, आप डायरेक्टर बोला कि आप सब कुछ, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, तो बोले ये तो खुलेआम बोल रहा है। तो बेचारे 62 लोगों पे चार्जशीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम कुछ लोग पर चार्जशीट नहीं होगा। नहीं, हो भी जाए तो इससे क्या परवाह है। क्या बात। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शरद यादव पर। आपकी अदालत में एनडीए के कन्वीनर शरद यादव पर इल्जाम है कि ये सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। शरद जी, एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। बहुमत तो कांग्रेस के साथ है और एनडीए सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इस बार जो है वो हमने कभी कोशिश नहीं की इस सरकार को गिराने की। लेकिन अब तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग शरद यादव सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस सरकार को, हम ऐसा चाहते हैं कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी वो एक हाल में खाट डाल के आराम से सोए, उनके साथ सब मंत्री सोए। हमें कोई मतलब नहीं सरकार गिराने से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ लोग को जगाएंगे और इस सरकार को ऐसा हराएंगे, ऐसा फेंकेंगे कि ये जो बनारस का घाट है जहाँ स्वर्ग जाते हैं आदमी, तो वहाँ से बेशक ये स्वर्ग चला जाए, लेकिन इनको वहीं धक्का देंगे जिसमें 100 आगे आने वाले देश में कभी ऐसे आदमी नहीं आए। मनमोहन सिंह जी ईमानदार है, मैं जानता हूँ। जो आदमी ईमानदार है उस पर आप बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, कहाँ लगाया, यानी उनके जमाने बेईमानी हो गई। पार्लियामेंट के सेशन में उनसे इस्तीफा मांगते रहे,
अभी मैंने बयान देखा, शाहनवाज हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। मेरी बात सुनो आप। अब इस देश में तो 120 करोड़ का देश है, कौन क्या बयान दे रहे हैं। मगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैंने इनकी सरकार गिराने का कभी तो नहीं, एक बार मैंने न्यूक्लियर डील पे सोचा था गिराओ इनको, मगर भाई मुलायम सिंह ही गड़बड़ा गए 2-3 दिन पहले। अब फिर मुलायम सिंह यादव उनका साथ दे रहे हैं सरकार बचाने के लिए। देखिए भाई, मुलायम सिंह मेरे साथ 35 साल रहे हैं, वो बहुत लड़ाकू आदमी है, तो लड़ाई में साथ है, ये मामूली बात है। अब यदि मान लो वोट में साथ नहीं है तो इस देश में तो जब ये ऐसे कैसे लड़ाई में साथ हुए कि सड़क पे लड़ने में आपके साथ हैं और सरकार को ऑक्सीजन देने में वो मनमोहन सिंह के साथ? नहीं, ये कौन सी बात है। जब आप जो है वो, हमारा मकसद तो लोग को एक करना, हमें कहाँ वोट की जरूरत है। अब हमें नहीं गिराना है इनको। अब तो इनका ऐसा इलाज करना है, कांग्रेस पार्टी, इस सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। मुझे पता नहीं चलता, मालूम नहीं है कि सोनिया जी क्यों, वो पार्टी को चलाया बनाया, 206 उनके कार्ड जीते हैं, और ये मनमोहन सिंह जो है वो उसको गले लगा कर रखी हुई। तो किसको गले लगाए? अरे भाई, वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा होता हमारे कुछ साथियों ने उनको नहीं बनने दिया। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी उनको मान गई तो सीधी बात है कि जिसको देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मान लिया था, यदि वो बनती तो इंदिरा जी से लड़ाई हुई है, जवाहरलाल जी से लड़ाई हुई है, आपके राजीव गांधी से लड़ाई हुई है, सीधी लड़ाई में, ठीक है। वी आर फाइटिंग विद शैडो, ये छाया है, ये सोनिया जी ने दे दिया, ले छाया पकड़ लो, वो बैठी है। सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती तो बेहतर होती। अरे अकाउंटेबल होती वो। लोग लज्जा तो वही आदमी होगा जिसको पार्टी की फिक्र है। सोनिया जी को अब कांग्रेस की फिक्र तो होती। इनने एक बार चुनाव लड़ा है, वो भी हार गए, अब इन्हें कारपोरेशन का भी चुनाव लड़ना है, तो इन्हें क्या चिंता है भाई, ये कहीं दूसरी जगह इनको मिल जाएगी इसी तरह की। अब तो इनको घर जाना नहीं, अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इनको अच्छा बंगला मिल जाएगा, जिंदगी भर रहो। लेकिन अब अगले चुनाव में तो वो राहुल गांधी को उतारेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी के। अरे भाई, जिसके पास नंबर होगा, 540 की लोकसभा है, 270 से जिसके पास ज्यादा होगा वो बनेगा, तो इसमें कहाँ दिक्कत है। लोकतंत्र है तो कौन बनेगा। देवगौड़ा जी को तो कोई नहीं जानते थे बन जाएंगे, वो बन गए। लेकिन इस समय आप सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आपने सीपीएम को, देवेगौड़ा को, चंद्रबाबू नायडू को, मुलायम सिंह को, सबको संपर्क किया है। मेरे सामाजिक रिश्ते सबसे हैं। अब मेरे घर में जो भी दिल्ली आएगा इनमें से तो वो मुझसे मिलेगा, मैं उनसे, और उनकी पार्टी के बारे में कोई बात होगी तो मैं सच्ची सलाह दे दूंगा। कांग्रेस से भी आता तो उसको सच्ची लेकिन सलाह। ये सब लोग बात आपसे करते हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो करुणानिधि हो, लेकिन साथ ये कांग्रेस का दे रहे हैं। इस समय हमारा मत ही नहीं है कि इनको वोट कहाँ देना है। हमारा मत है कि हमको लोग जो है तंत्र से बड़ा है। जयप्रकाश जी हर भाषण में कहते थे कि मैं लोग के पास आया हूँ और मैं तंत्र को ठीक करना चाहता हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लें, सरकार तो फैसले करती जा रही है। आपने भारत बंद किया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका भूगोल तो उठा कर ले जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भगाई कि नहीं भगाई हमने? तो इसका भूगोल थोड़ी, हिंदुस्तान का जो भूगोल है वो मामूली नहीं है। मैंने इनका चिदम्बरम साहब का बयान देखा, उन्होंने कहा कि हमें नए साथियों की तलाश है। अरे वो बेकार परेशान है, मेरी बात सुन ले और सो जाए। गिराने में सबसे बड़ी भूमिका मैं निभाऊंगा, लेकिन मैं गिराना चाहता ही नहीं। अभी मैं अडवाणी जी से क्या है, और आपके दलाल में आया तो अडवाणी जी के पास ही बैठा था। मैंने कहा ये करना ही नहीं काम। अब ये जो है वो इस समय बाजार ने आदमी को बहुत बेईमान कर दिया है, इसलिए ये सरकार गिराने का काम नहीं करना है। स्पेशल सेशन नहीं चाहिए। अब तो स्पेशल सेशन हो चाहे को हो, जनता के साथ चलना है। जब सेशन होगा तब आएंगे। इस बात का क्या मतलब है जो नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि हम उसका साथ देंगे जो बिहार को स्पेशल पैकेज देगा, स्पेशल स्टेटस देगा। देखिए, डॉक्टर लोहिया के स्कूल के आदमी है नीतीश कुमार जी, उनको आप भी जानते हैं। वो उनकी जिंदा रहते तो वो कांग्रेस पार्टी में और उसकी जड़ में नहीं जाएंगे। क्या निकला क्या नहीं निकला, अब आजकल ये डिब्बा आया हुआ है, ये क्या चीज़ निकाल ले और क्या चीज़ दे दे। अब इसमें मैं डिब्बा कहते तो बुरा लगता, अरे ये टेलीविज़न तो नाम हिंदुस्तान का नहीं है, बाहर के लोगों का है। मेरा चाचा है सबसे छोटा,
वो जब भी कमरे से बाहर आता है और दो आदमी निकल के लाते हैं उसको, वो क्या कहता है, डब्बा खोल। मेरे को वहाँ से डब्बा मिला। तो ये डब्बा वाला जो है वो कई तो अच्छे काम करता है, जैसे ये जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो कौन है, निर्मल बाबा। आपने उसका दिखाया और मुझे बताया मेरी पत्नी ने कि इसका हरा कोई जो है राधे माँ। तो मैंने कहा ये अच्छे काम में लग गया रजत शर्मा। तो इसलिए ये काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये निर्मल बाबा, ये राधे माँ मुझे बताया कि वो मिठाई मुंह से निकाल के दे देती है, खाना दे देती है, सब लोग दौड़ करके उसको खाते हैं। अरे क्या तमाशा भाई। तो इनको तो आप लग करके इनको हटाइए, ये देश के गरीब लोगों को और देश के बड़े बड़े लोग। अब निर्मल बाबा के मामले में मैंने देखा, कौन सा टीवी था उस पर देखा, तो वो उसमें जो आदमी बैठे वो सब पढ़े लिखे, सबको मतलब साइंस विज्ञान जैसे लोग हैं, प्रोफेसर है, और वो जो है वो उसको कह रहा है कि ये कृपा बांट रहा। नरेंद्र मोदी तो पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि ये जो सरकार है ये निर्मला बाबा की दरबार की तरह की सरकार है। नहीं। वो कहते हैं ये भी काफी कृपा बांटते हैं लोगों को। ये वो कृपा, इसकी कृपा, इनकी कृपा में सबसे ज्यादा सरकार ने चलाई। लेकिन बड़े अर्थशास्त्री हैं, ईमानदार हैं, जिंदगी भर एक पैसा इन्होंने कहीं बेईमानी नहीं की। अर्थशास्त्री किताब से थोड़ी होता है। कभी ने ठीक बोला है कि तू बोले है पोथी देखी, पुस्तक देखी, मैं बोलूं आंखों देखी। तो आंखों देखी दुनिया, आंखों से सभ्यता बढ़ी है, आंखों से सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा है। तो अनुभव जो है, अब ये बहुत से टीवी वाले, लेकिन रजत बाबू ने ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया, कैसे कर दिया। यानी आपको इस देश की समझ है। आपका टीवी कहते हैं अच्छा चल रहा, क्यों चल रहा, तो मुझसे पूछते, मैंने कहा ये देश को जानता है, देश गपोड़ू देश है, कैसा देश है, इसको क्या बताना है। आपकी अदालत में एनडीए के कन्वीनर शरद यादव पर इल्जाम है कि ये विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। शायद ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दावा है। उनका कहना है कि वो आर्थिक सुधार ला रहे हैं, देश की हालत सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये एनडीए के लोग हर फैसले को अटका देते हैं। ये आदमी तो 25 करोड़ लोगों के पेट पे ताला लगा दिया। अरे इस देश का 2500 साल पुराना जो बाजार है, ये यूरोप जो है इसका 500 साल की सभ्यता है। 2500 साल का चीन का बाजार भी और हमारा बाजार भी। अरे हमारा जो कस्बा है, हमारा जो शहर है, उसमें मंगोड़े वाला, उसमें पकौड़ी वाला, उसमें कचौड़ी वाला, ऐसी चाट कहाँ मिल सकती है। ये जो वालमार्ट के उसमें मिलेगी। इसकी चमक दमक से क्यों डर रहे हैं हम। वो तो 300, 400, 250 बरस तक डर नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये रिटेल में बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वॉलमार्ट आ जाएगी, ऐसी कंपनीज आएंगी, तो 10 साल में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। देखिए 2500 साल का बाजार, उसका एवोल्यूशन कितने बरस में हुआ है। ये वालमार्ट हो और क्या क्या आप कह रहे हो, बहुत से नाम है उनके, ये क्या बेचते हैं हमारे सामने। अगर लोगों को नौकरियां मिले, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिले, तो इसमें क्या आपत्ति। अरे 64 साल हो गए रजत बाबू, ये गाल बजाते हुए गरीबी हटा देंगे, फलाना कर देंगे, मनरेगा लगा देंगे। गरीब बढ़ते जाता है, लाचारी बढ़ते जाती है। गरीब आदमी की कोई न जिस रास्ते से इसीलिए तो बाहर की कंपनियों को ला रहे हैं, उनका पैसा आएगा, उसमें सिर्फ नौकरी जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनको मिलेगी। भारतीय भाषाओं के, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, मलयालम हो, इनके स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं, इनमें अधिकांश बच्चे वही होंगे। इनको कोई रोजगार नहीं। 20 बरस से तो इनका रोजगार सूख गया, न भारत सरकार में निकलता है। और किसानों को बेहतर मिलेगी उनकी। मैं कह रहा हूँ कभी हजारों बरस में, सदियों से आत्महत्या नहीं हुई। ये बाजार आया तब से आत्महत्या हो रही। उनको कहा गया कि 30% वो भारतीय मार्केट से खरीदेंगे। अरे झुट्टे कमाने आ रहे हैं, इनकी क्या बात मानना है। हम इसलिए कंपनी देख चुके हैं। अरे हमको कौन सबक सिखाएगा, हम 250 साल भुगते हैं इनको।
ये यहाँ कौन हमारी खैरात करने या सेवा करने आ रहे हैं, कमाने आ रहे हैं? और कौन को नौकरी मिलेगी? वही सेल्स बॉय टाई पहन खड़े हो जाएंगी, और सेल्स गर्ल, वो भी मतलब है ना, कभी यूरोप की लड़की चलती कनाट प्लेस में चले जाओ, लड़के लड़की फर्क नहीं पता चलेगा। यहाँ की लड़की जो है बनना चाहती वैसी नहीं बनना चाहती, वो नकल उनकी करती है, बाल में, चेहरे में, फलन चीज। अरे, और उनमें जो बराबरी का जज्बा है, उसकी कोई नकल नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि जब ये होगा तभी हमारा देश दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ जाके खड़ा हो सके। इनसे बहस नहीं करना है, मोन्टेक सिंह से और मनमोहन सिंह से। हम इनसे ज्यादा देश को जानते हैं, हम इस देश को ज्यादा जानते हैं, हम गांव में रहे हैं। चलिए इनसे मत करिए। बेनी प्रसाद वर्मा, वो तो उत्तर प्रदेश के नेता हैं पुराने, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बैनी जो है वो हमेशा बैसाखी के सहारे चलता है। 24 साल की पार्टी में थे हम लोग, हमारे साथी है, मित्र है। फिर मुलायम सिंह के साथ हो गए, हमारे साथ नहीं रहे, क्योंकि मुलायम सिंह जिता सकते थे, जनता हमारे साथ खसक गई थी, तो उधर चले गए। अब कांग्रेस में निकाल दिए जाएंगे, उनके इलाके में सब हार गए, तो वो ज़्यादा नया मुल्ला जब बनता है तो नया ज़्यादा प्याज खाता है। तो बैनी बाबू प्याज खाएंगे ही वो ज़्यादा, इसकी बात पे कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी मिनिस्ट्री बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक नेता ने यह भी कहा कि शरद यादव को क्या मालूम कि यूरोप और अमेरिका कैसा होता है, ये तो कभी यूरोप गए नहीं, कभी अमेरिका गए नहीं। उसने अच्छी बात कही, अच्छा सवाल पूछा आपने। सच बात है ना? बात नहीं, सच बात है, कहीं नहीं आप गया। मंत्री रहे, आप एमपी रहे, लेकिन ना कहीं नहीं गया। तो अब जो अमेरिका जा रहा है वो नंगे होके जा रहे हैं। वाह जी वाह। तो हम अपने घर से बाहर निकले और इज्जत ना हो तो काहे के लिए जाना? आप अगर अमेरिका जाएंगे नहीं, यूरोप जाएंगे नहीं, लंदन जाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो मुल्क कहाँ तरक्की कर रहे हैं? अरे कबीर कहाँ गया? लेकिन मार्क्स ने एक दास कैपिटल लिखा है, दास कैपिटल। इतनी बड़ी पुस्तक है, मैंने कई बार पढ़ी, और मैं करीब कबीर के पास आया तो वो ही बात कबीर ने कितने बरस पहले कह दी कि साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कहाँ गया था कबीर? कहाँ गया था कबीर? कबीर किस देश में गया था? लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपने क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है, इन्होंने भारत बंद किया और एक दिन में सीआईआई की फिगर है 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और ये कोयले में, ये 2G में, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी में, CAG की 3 रिपोर्ट है। और रजत जी एक बात कहूँ, अच्छी बात पूछ ली आपने, इस देश के पास ये क्या चीज है? तेल, इतनी दौलत है हमारे पास, आयरन ओर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कोयला है, क्या क्या नहीं है? इतनी पूंजी होते हुए ये जो आयरन ओर है, मिट्टी जो दाम पे यूपी और बिहार में बिक रही, मध्य प्रदेश में, उससे उस जीरो पे बेच दिया, फोकट में। ये जो आपका रेड्डी बंद है, ये गोवा, मेरे मध्य प्रदेश में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक सिहोरा है, एक पाठक है, क्या नाम उसका मुझे बात भूल गया हूँ, उसने 3 पहाड़ बेच दिए, 3 पहाड़ लोहे के। अरे इतनी दौलत के बाद ये तो ये हो गया, इतनी दौलत है हमारी धरती में और हम कंगाल हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने भी तो नुकसान किया ना देश का। अरे क्या कहूँ, ये कोई नुकसान है? हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 100 साल चली और कोई हिसाब किताब लगाने लगे इतना नुकसान हो गया? कोई बात है? देश बनाने के लिए, और मैं बंद के बहुत हक में नहीं हूँ, मैंने अभी कहा और सब जगह मैंने गडकरी जी से कहा, हमारे पास जो आ रहा है वो सब पार्टीज कह रहा हूँ कि सब जगह कहो कि रेल मत रोको। रेल में तो जिनके लिए हम बंद कर रहे हैं वो चल रहे हैं, ये बस मत रोको। और ये आजकल डिब्बा आ गया, ये दिखाएगा किसी एक कार का पानी हवा निकाल रहा है, वो दिखाएगा।
इसका काम ही है कि जहां टक्कर वहां खबर। तो इन्हें अब 24 घंटा दिखाना है, 24 घंटा कुछ बगैर दिखाए तो माल आएगा नहीं, इतना बड़ा टीवी कहाँ से चलेगा। तो ये खराब बात दिखाने में इसको बहुत मजा आता है। अब है ऐसा मीन्स आया हुआ है, अच्छी बात दिखाता नहीं। मैं कह रहा हूँ भारत बंद व्यापारी ने किया रजत बाबू, और ये रात भर चिल्ला रहे थे 20 घट गए, 20 जुड़ गए, 20 ऐसा हो गए। अरे सरकार कौन गिरा रहा है? अरे भाई क्यों माथा मार रहे हो? हम कह रहे हैं आपसे, सरकार गिराने में उस्ताद है, हम बनाने में तो उस्ताद है नहीं, गिराने में उस्ताद है हम। लेकिन हम कह रहे हैं ये सूरा सर्कस जो है से उससे वोट करवा सकते हैं हम, लेकिन हमें नहीं गिराना। अब तो ऐसा करना है कि परमानेंट कोई आदरणीय मनमोहन सिंह सम्मान के साथ यहाँ वापस ना आए, बस। तो मुझे लगता है आपकी बात सुन के आज मनमोहन सिंह को रात को अच्छे से नींद आएगी। खूब, वो बिल्कुल सोए, वो आराम से, मतलब यानी चिर निंद्रा में सोए। लेकिन लोग जगाएंगे और उस तंत्र के वो हेड है उसको ध्वस्त करेंगे। जनता में से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, यदि गवर्नमेंट अपने तीनों फैसले को रोल बैक नहीं करती है, कर ही नहीं रही है, आगे की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आज ठीक बात पूछे है। इस सरकार को रोल बैक करना हमको, ये 3 चीजें रोल बैक नहीं होगी, पता नहीं और क्या उपद्रव कर दे। ममता बनर्जी ठीक कह रही है, रात को सोती तो वो तो जिम्मेदारी में अलाई है, अलायंस में है, तो वो बेचारी ईमानदार महिला है और लोगों के बीच में लड़के आई है। तो वो कहती है मैं रात को सोती, डर लगता है पता नहीं सवेरे क्या निकल आए। और ये देखो, इनने रात को, आधी रात को कर दिया। मिडनाइट में आज़ादी आई थी और मनमोहन सरकार ने मिडनाइट में ये नोटिफिकेशन कर दिया। तो क्या कहा, बाल बांट जाने नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ? नहीं, ये तो पूछ रहे हैं कि वो तो ये करते रहेंगे, आप क्या करेंगे? हम रोल बैक करेंगे, लोग को इकट्ठा करेंगे, देश को। देश के जब जनता इकट्ठी हो जाती है तो हिटलर हार जाता है, इंदिरा जी हार जाती है, और आपका मनमोहन सिंह हार जाते हैं। जब तक आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, जब तक चुनाव होगा तब तक तो ये बहुत कुछ कर देंगे। ना, अंग्रेज तो पूरा गुलाम देश कर गया था, उसको हटाया हमारे बाप दादों ने, पुरखों ने, उनका रास्ता हमारे सामने। आपकी अदालत में एनडीए के कन्वीनर शरद यादव पर आरोप है कि ये कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। शरद जी, आपने जिक्र किया था भ्रष्टाचार का। कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने अपने जीवन भर में एक पैसा नहीं लिया, जो आदमी सबसे ईमानदार है, प्रधानमंत्री है, उन पर आप बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। वो रहबर किस काम का जिसमें काफिला लुट जाए? तो ये रहबर जरूर हैं, लेकिन इनके जमाने में देश का मिनरल्स लुट गया। वो कहते हैं गठबंधन की मजबूरियां होती है, कोलिशन सरकार में ऐसा हो जाए। हाँ, मजबूरी नहीं होती तब तक देश बिक गया होता। आज ही ममता बनर्जी नहीं होती तो ये पता नहीं क्या क्या कर देते। ये एफडीआई तो पिछली बार ले आए थे, हम लोग बहुमत तो था नहीं, और इनके जुगाड़ के सामने हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाजार में हो गया पूरा। अब वो एमपी आता है, कहीं झोपड़ी में पैदा हुआ, कहीं हुआ, जो वो देखता है चमक दमक तो वो सोचता है हमारा घर भी ऐसे हो जाए। आप इल्ज़ाम लगाते थे कि कोयला घोटाले का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि कोयला में 1,86,000 करोड़ इतना नुकसान हुआ। सरकार बार बार एक ही बात कह रही थी कि पार्लियामेंट में बहस करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, आगे भी कहूँगा, सीएजी की रिपोर्ट रजत बाबू ये पार्लियामेंट के लिए आती है, और किसी सरकार को कसने का काम 64 साल से सीएजी करती है, स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे ये सरकार हो। ये जो है वो सीएजी ने कितना सही कितना गलत किया है, इसके लिए पीएससी होती है। ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि ना पीएससी चलती है, पीएससी चलती है। और कुछ लोगों ने जब तय कर लिया एनडीए की जो अनुशासनों में बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो चाहता था कि पार्लियामेंट चले। मैंने बहुत समझाया लोगों को कि हम आधे बाहर निकलेंगे, आधे बैठे रहेंगे, यानी एनडीए के बराबरी लोग हमारे बाजू में लेफ्ट में बैठे हैं। अब मगर बात यह कि जो बहुमत था
तो लोकशाही में बहुमत जो है उसके सामने क्या करोगे आप? 38% 14वीं लोकसभा में समय बर्बाद हुआ। ना नहीं, वो बात तो फालतू लगाते हैं ये लोग। ये जो डब्बा है ये जोड़ घटाना करता है, ठीक नहीं। बंद करना भी एक लोग पार्लियामेंट का, अब पार्लियामेंट का हिसाब लगा रहे इतना खर्च हो गया। अरे मेरे भादू भाई, अरे पार्लियामेंट में बंद करना, आपके डिबेट में आपको सारी चीज को रखते समय कभी बंद किया जाता, कभी और तरह किया जाता। नहीं, आपने प्रोटेस्ट करके बार बार कोयले का घोटाले का सवाल उठाया, लेकिन शिंदे साहब तो कह रहे हैं कि लोग भूल जाते हैं। ना, बोफोर्स भूल गए, अब ये भी भूल जाएंगे। शिंदे साहब सीधे आदमी हैं और मैंने उनको मशवरा दिया कि आपको होम मिनिस्ट्री चलाना चाहिए। आपके मुंह, आप राजनीति बोलेंगे तो उल्टा सीधा बोल देंगे। तो वो ऐसे आदमी है कि वो परफेक्ट नहीं है, वो प्रणब मुखर्जी नहीं है। नहीं, लेकिन ये सही नहीं है कि लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं। अब कोयले के जो स्कैम था उसको भूल गए, ममता बनर्जी की बात को याद रख रहे हैं। ना ना ना, देखिए हिंदुस्तान की जनता दुनिया की जनता कोई अलग नहीं है, इतिहास कोई नहीं भूलता। लेकिन इस सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? जो पेट पे ताला लगा दिए उस पर नाराज नहीं हो तो क्या करेंगे भाई? सोएंगे थोड़ी चादर ओढ़ के? जिंदगी भर लड़ते रहे हुए हम 90 साल में मरना तो हम मर जाएंगे 60-70 साल में, क्या फर्क पड़ रहा? ये सरकार के बारे में नहीं है, हमको ये है कि सरकार ने ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो इनने कर दिया। अरे हमारे बाजार 2500 वर्ष का मैं तो आपको बताया, ये किसी बाजार से रिप्लेस हो सकता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम कोयलों का आवंटन नहीं करते तो पावर कहाँ से आएगी देश में? सारे के सारे पावर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। अरे आपकी बात अच्छी पूछी आपने, पावर कहीं तो पैदा किया क्या? इतने दिन से कोल ब्लॉक करके रखे, अलर्ट करके रखे हैं। ये कौन? ये जायसवाल है, ये डड्डा है, ये प्रेम गुप्ता है, ये मिनिस्टर है, और आपके सुबोध कांत शाह हैं जिन पर इल्जाम लगे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी को पूछना चाहिए इस्तीफा दो या नहीं करना तो कार्रवाई कर दो, कह दो भाई मिनिस्ट्री छोड़ो। आपको लगता है कि वाकई में 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ मैं होगा? कभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सीएजी में कितने अकाउंटेंट लगे हुए, तो कहीं धुआं निकल रहा था, आग तो है। लेकिन इनने नहीं किया तो उनने किया, उनने नहीं किया तो उनने किया। उस धुएं के आधार पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैंने नहीं मांगा, बीजेपी ने तो मांगा होगा, लेकिन मैंने नहीं मांगा। मैंने तो अब कहा है कि इनका इलाज करना है। अब रोल बैक ने कहा, जब ये एफडीआई लगा दी, अब ये डीजल का, अब इस पार्लियामेंट में कहा था कि सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, सारी पार्टी से बात करने के बाद पार्लियामेंट में जो एश्योरेंस दिया है, यदि उस पर सरकार नहीं टिकेगी तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। लोकशाही विश्वास पर चलती है, सिर्फ कानून और कायदे से नहीं चलती है। प्रणब बाबू तो सबसे सीनियर आदमी है वहाँ, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में वचन दिया, अडवाणी जी ने कहा है 3 दिन। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं कि जो बात पार्लियामेंट में प्रॉमिस की थी, अगर वो नहीं मानेगी तो फिर कैसे क्या चलेगा? बताओ, आप तो अदालत चला रहे, न्याय करो। क्या है? न्याय तो ये देश की जनता करेगी। आपकी अदालत में एनडीए के कन्वीनर शरद यादव पर इल्जाम है कि ये एनडीए को एक नहीं रख पाए। लोग कांग्रेस से नाराज हैं, ये आप कहते हैं, भ्रष्टाचार से परेशान है, ये आप कहते हैं, लेकिन लोगों के पास विकल्प क्या है? एनडीए जिसमें सब आपस में लड़ते हैं। देखिए, एनडीए जो है वो 16 साल से चल रहा, 17 साल से, और ये कोर है एनडीए का। तो ये 4-5 पार्टियां हैं। हमारे घर में बर्तन बजते रहते हैं, तो ये अलग अलग पार्टियां बर्तन बजते रहे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, कोई किसी को वोट दे रहा है, कोई किसी को वोट दे रहा है। नहीं, उसमें क्या है? उसमें कोई हर समय, रजत बाबू, हर समय चुनाव हुए तो हर राष्ट्रपति के चुनाव में इतिहास के बीच में जाएंगे आप, तो हर सूबे की अपनी अपनी मजबूरी होती है। जब ज्ञानी जैल सिंह बने तो अकाली दल ने किसको वोट दिया था? जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो किसको वोट दिया था? तो शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल को दिया। हाँ? चलिए, सुनिए, राष्ट्रपति मजबूरी मान लेता हूं। मैंने इसलिए फैसला किया ये कि प्रणब बाबू
यहाँ 43 साल से 43 ईयर से बिल्कुल एक सीधा दिमाग में था कि यहाँ किसी अफसर टाइप के लोग आदमी को नहीं बिठाना है, कोई 2020 करे उसको नहीं बिठाना, जो देश को जानता उसको बिठाना। और है प्रणब बाबू इस देश को केरल से लेकर कश्मीर तक वो घूमे नहीं है, और आपके कच्छ से लेकर कामरूप तक वो एक एक इलाके पॉलिटिक्स को जानता है, एक एक इलाके की राजनीति को गहराई जानता है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रणब बाबू इस जगह बैठ गए हैं, महामहिम बन गए हैं, देश का लोकतंत्र लोकशाही सुरक्षित है। मैं आपसे सहमत हूं। प्रणब मुखर्जी से अच्छा राष्ट्रपति शायद देश को इस परिस्थिति में नहीं मिल सकता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बात होती है, बाल ठाकरे कहते हैं सुषमा स्वराज को बना दो, आरएसएस के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को बना दो, जनता दल यू के नेता कहते हैं नीतीश कुमार को बना दो। जैसे पकौड़ा खाते हैं ना लोग, वैसे प्राइम मिनिस्टर खा लो आप। 540 की लोकसभा है, 540 की लोकसभा है। कई जगह हमारे बारे में भी नारा लगा, हमने कहा क्यों हमारा नाच कर रहे हो। 540 की लोकसभा है, इसको तो देख के चलो। लेकिन आप तो इतने अनुभवी नेता हैं और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा आपकी बड़ी भूमिका रहेगी उसमें, तो किसको बनाएंगे आप? नहीं, कोई इसकी चिंता नहीं। जब आएगी, इस देश में प्लानिंग से काम नहीं होता। जब आएगा 2014 के बाद तो बड़ी विकट परिस्थिति होगी, मगर उसको विकट परिस्थिति में निकालना है। सबसे ज्यादा तो प्रणब बाबू को इसमें यानी देख दाग करके फैसला करना। बने 2 सरकार 3 सरकार। अगर 2 लोगों में झगड़ा होगा, बीजेपी नरेंद्र मोदी को चाहेगी, नीतीश कुमार उनका विरोध करेंगे, तो क्या करेंगे? अरे ये तो सब बातें चर्चा में है, अखबारों में, टीवी में चलती है। ये सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये सर्वे कराते हैं। इस देश में सर्वे क्या मतलब है? इस देश में 1 लाख तो जात है। ये सर्वे नहीं, लेकिन आपस में इन दोनों में तकरार तो है ना? ना। मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। नहीं, मैं कहता हूं नीतीश कुमार ने, चूंकि मैं उसको 35 साल से उनको जानता हूं, कभी हाँ एनडीए का जो नेशनल एजेंडा है उसका जिक्र किया उन्होंने, और वो जो आदमी ने छापा उसको इंटरव्यू नहीं दिया, वो बैठा था और उसने छाप दिया, मगर उन्होंने किसी को नाम नहीं लिया। जो अखबारों में बार बार छपता है, अगला जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में टकराव होगा, एनडीए टूट जाएगा, नीतीश छोड़ देंगे। देखिए, ये सब की सब जितनी कल्पना है, ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग कलम घिसते रहते हैं। इनको क्या भविष्यवाणी मालूम, क्या देश जानते हैं? मैंने कहा 540 कितने एमपी हैं गुजरात में, बिहार में कितने एमपी हैं? 540 की लोकसभा है ये। 270 आदमी तो किनारे पे खड़े होने के लिए चाहिए, तैरने के लिए तो ज्यादा चाहिए। लेकिन आपको जनता को बताना तो पड़ेगा कि आपका उम्मीदवार कौन होगा। जरूरत नहीं, कई बार नहीं बताते। देखिए, कांग्रेस ने बताया कि अब मनमोहन सिंह, अगले राहुल गांधी। नहीं, ना कांग्रेस ने तो कभी बताया नहीं, वो तो परमानेंट कैंडिडेट होता है। उनका तंबू जो है वो एक बम्बू पे खड़ा रहता है। यानी कांग्रेस जो है वो नेहरू गांधी खानदान के बम्बू पे तंबू लगता है। हम लोगों का तो टेंट लगता है, कई पोल लगते हैं उसमें। तो इसलिए वहाँ तो किसी की जरूरत ही नहीं घोषित करने की। वो सूबों में घोषित नहीं करते हैं, वो मुर्गा लड़ाई करवाते रहते हैं, और वो मुर्गा जो उनको भाता है उसको वो बना देते हैं। और हमारे यहाँ तो भाई टेंट है, इसमें पहले भी फैसला हो सकता है। जैसे अटल जी जैसा स्वीकार आदमी था, पहले फैसला हो गया। बीपी सिंह जी जो थे वो सब स्वीकार थे, इसलिए घोषित हो गया। अब देवगौड़ा जी को तो पता ही नहीं था बन जाएंगे वो। तो आप कह रहे हैं कि अभी एनडीए ने तय नहीं किया कि उम्मीदवार कौन होगा? कहते ही नहीं। बीजेपी ने तय किया और ना एनडीए ने तय किया। तो पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। इस वजह से अब तो हम इस परिस्थिति में लगे कि ये लोग को जगा करके ये इनका पूरा परमानेंट तंबू हटा देना है ना, ये परमानेंट ऐसे लोग वापस ना आए भी तो वो याद रखे, इस तरह की छेड़खानी से ये देश भड़क जाता है। एनडीए ने आज तक ये डिसाइड नहीं किया कि इनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, और अगर जनता वोट देने जाएगी तो इनके पास विकल्प के तौर पे कोई फेस तो है ही नहीं। फेस वैल्यू आप क्या है आपके पास?
ऐसा है कि बहुत बड़ा देश है ये, और यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। वो तो एक नेहरू खानदान है जो यहाँ बगैर घोषित हुए बनता है। हम लोगों का तो टेंट है। इतने पार्टियां अब तो बढ़ गई, 51 पार्टी हो गई। अब 51 पार्टी में कैसे एक मत हो जाए? शायद जी इसलिए आप नहीं बता रहे कि बताएंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ना 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 ना, मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल सच बता रहा हूं। देखिए अलग अलग लोगों ने बताया ना, जैसे बाल ठाकरे ने कहा सुषमा स्वराज को बनना चाहिए, बीजेपी कुछ नेताओं ने कहा नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। आपकी भी तो कोई पसंद होगा ना। मैं जानता हूं कि जो भी लोग पसंद कर रहे हैं वो जानते नहीं हैं कि 540 की लोकसभा है। अब किस तरफ दिशा में चली जाए, ये सही में कई पार्टियों के मेल से काम बनता है। एनडीए की भी सरकार अकेले नहीं बनेगी, किसी न किसी के सहारे और सहायता बगैर नहीं बनेगी। बिहार में जो आपकी सरकार है उसे कोई ख़तरा नहीं है, और आपके जो भाव हैं मुझे लगता है कि वो बीजेपी के भाव से नहीं मिलते हैं। शिवसेना और राज ठाकरे यूपी और बिहार के लोगों को गालियां देते हैं, उनकी भावनाएं सब देश जानता है। तो आप क्यों नहीं बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ के जो तीसरा मोर्चा है, जो आपके मित्र हैं मुलायम सिंह, करुणानिधि जैसे लोगों को, कम्युनिस्ट के लोगों को जोड़ के उसे मजबूती दे रहे हैं? जब एनडीए बना तो उसमें 3 चीज़ों को परे किया गया है। 370 कॉमन सिविल कोड, और मस्जिद वाला और मंदिर वाला जो विवाद है वो या तो जो धार्मिक लोग वो तय कर ले या अदालत में तय होगा। ये 3 बातों के साथ बंधे हुए हैं एनडीए। अटल जी और आडवाणी के साथ ये समझौता था। इसलिए आप जो कह रहे हो तीसरा मोर्चा, जनता दल जब मजबूर था, नेशनल पार्टी था, तो चक्की चलेगी कैसे जब धुरी नहीं है? चला के बता दो मुझको। तो ये जो सब तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, तीसरा फ्रंट बन सकता है लेकिन फ्रंट नहीं चलता। ये हमारा 40 साल का अनुभव है। कोई सीमेंटिक फोर्स चाहिए कि जो, जैसे मान लो कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है। हमारी बड़ी डिफिकल्टी है, हम सुबह से शाम तक देश को भोगते हैं, हमको सजा मिली हुई है। अब सजा है मगर अपना मुल्क है। उनका सवाल ये था कि क्या बगैर बीजेपी के आपका काम नहीं चलेगा? नहीं, आपने सही बात कही। आप ठीक कह रहे हैं। यानी अभी जो है वो भारत बंद हुआ, बीजेपी जो है वो लायबिलिटी भी है और एसेट भी है। उसके बगैर भारत बंद कैसे कर लेते हम? और भारत बंद नहीं कर लेते तो ये टीवी वाले लोग क्या कहते, मीडिया वाले लोग क्या कहते? फिलाप, खत्म। उन्हें 2 मिनट में लगता है मुंह चलाना। तो ये देश में कोई फिलाप ना कह सके, इसलिए सबको, बकरी को भी, ऊंट को भी, हाथी को भी, शेर को, हमको सब जगह पानी पिलाना पड़ता है। और आप जंगल में चले जाओ, ये सब पानी इकट्ठे ही पीते। ऐसा ही है। आज हमने जनता की तरफ से सवाल पूछे, इल्जाम लगाए एनडीए के कन्वीनर शरद यादव पर। हमने उनसे पूछा देश में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में, एफडीआई के बारे में, और सरकार के उन आरोपों के बारे में जिसमें कहा जाता है कि वो देश का नुकसान कर रहे हैं। शरद यादव ने हर सवाल का बड़ी सफाई से जवाब दिया। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके टेंट में कोई भी बन सकता है। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज ओम थानवी के फैसले का। शरद जी उस पीढ़ी के नेता हैं हमारे यहाँ जो अब दिनों दिन दुर्लभ होती जा रही है। उन्होंने किसानों की बात की, अपने सरोकार जताए, उन्होंने दलितों की बात की, गरीबों की बात की, उन्होंने विरोधियों की भी तारीफ की, और साथ साथ उन्होंने यह भी माना कि एनडीए में भी जो मतभेद हैं वो किस तरह से इनकी कोशिश के बावजूद सुलझ नहीं पाते हैं। अदालत उनको ये सलाह देती है, चूँकि इतने पुराने अनुभवी नेता हैं देश के, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले अलग होते हैं एनडीए में, उनसे सहमत नहीं होते। और सबसे बड़ा फैसला तो हाल में देश ने देखा जब संसद को अनंत काल तक न चलाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। और शरद जी ने उस वक्त कहा कि वो चूँकि एनडीए में हैं,
इसलिए समर्थन करते हैं, वरना उनके साथ नहीं हैं। अदालत की सलाह उनको ये है कि एनडीए में अपना दबदबा वो थोड़ा बढ़ाएं, ताकि वो दल जो गाहे बगाहे गलत फैसले करते हों या ऐसे फैसले जिनसे वो सहमत न होते हों, उनको वो रोक सकें। शरद यादव ने जो कुछ कहा, इस पर असली फैसला देश की जनता को करना है, आपको करना है। जब भी चुनाव हो कि आपको अपना फैसला देना है। हम इंतजार करेंगे जनता के उस फैसले का। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।